एडू योगी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का जो हमारा ये वीडियो है हम इसे देखते हैं। हमारा वीडियो है कि यह जो चक्रवात आते हैं उसे एक निश्चित नाम क्यों दिया जाता है, किस कारण से यह नाम दिए जाते हैं और कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चक्रवातों को नाम देते हैं। और यह जो साइक्लोन आते हैं हर साल बोल सकते हैं, यह जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया या फिर हिंद महासागर वाला एरिया है वहां पर जो भी साइक्लोन आते हैं तो उसका कारण क्या है, तो इन सभी चीजों को हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारे पॉइंट्स पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अपडेट की कि यह जो चक्रवात अभी हाल फिलहाल में आया है जिसका नाम अम्फान है, उसमें क्या क्या बोल सकते हैं नुकसान हुआ है और कहाँ कहाँ पर है। आपको बता दें कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी वाला जो रीजन है, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, इस वाले एरिया में आया है। तो इसके लग कर या बोल सकते हैं कि इस जो भी इसका जो तट है जिस भी राज्य से लगता है वहां पर इसका प्रभाव देखने को मिला। जैसे कि पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड में भी कुछ बोल सकते कि इस चक्रवात का डायरेक्ट असर देखने को तो नहीं मिला, लेकिन ठंडी हवा और मौसम 3-4 दिन तक खराब रहा। आपको बता दें कि यह जो साइक्लोन आया है ये इसका नाम इस बार क्या रखा गया है, अम्फान तूफान या साइक्लोन चक्रवात बोल सकते हैं। उड़ीसा में आया सबसे पहले। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। इन्होंने जो भी प्रभावित जिला था उसका निरीक्षण किया, सर्वेक्षण किया और साथ ही साथ कुछ मुआवजा का भी ऐलान किया है। इस अम्फान तूफान में जो भी लोग मरे हैं उनके परिवार के जो लोग हैं उन्हें 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए की मुआवजा देने का ऐलान किया। उसके बाद यह जो ऐलान है ममता बनर्जी के द्वारा, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में, उनके द्वारा किया गया है। इसके बाद इसका जो ब्यौरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी किया गया। इसके बाद जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है एक संगठन, कमिटी जो है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, ने भी या जो तूफान से प्रभावित इलाके हैं उसमें राहत अभियान और बचाव अभियान भी चलाए। और जो भारत का जो मौसम विभाग है इसने भी एक सटीक जानकारी दी जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सका। तो यह रिसेंट अपडेट है या जो अम्फान तूफान है उससे रिलेटेड। हम आइए आगे देखते हैं। आपके जो विजुअल आपको सामने हो रही होगी एक पिक या बे ऑफ बंगाल का एरिया, आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से यह जो साइक्लोन है यह आया हुआ था। यह जो फोटो या सैटेलाइट के थ्रू ली गई फोटो है, इसे हम थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं। आप यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं। तो यह जो साइक्लोन है वह इस रीजन में आया है यानी बे ऑफ बंगाल के इस रीजन में आया है। तो उससे लगकर जो भी एरिया है जैसे उड़ीसा हो गया, फिर इधर वेस्ट बंगाल वाला एरिया, म्यांमार, ये सब जो एरिया है इस पर प्रभाव देखने को मिला। मौसम 2-3 दिन तक बदलता रहा। अब हम इससे बढ़कर आगे चलते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले एक मैप, इंडिया का जो लोकेशन है पूरे विश्व में कहाँ पर है वह देखते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो इंडिया है वह एशिया महाद्वीप में आता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह अलग अलग महाद्वीप वाला एरिया, जैसे कि यहाँ पर एरिया आप देख सकते हैं, उसके बाद यह एशिया वाला एरिया, फिर यूरोप वाला, और यह आपके सामने कुछ लाइंस भी दिख रही होगी जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन, ये जो बीच में गई हो इक्वेटर लाइन, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद यह जो ध्रुव बोल सकते हैं ऊपर में ये वाला साउथ और नॉर्थ पोल, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसे हम और डिटेल्स में देखते हैं। आपके सामने यह भारत का मैप है। आपको बता दें कि हमारा जो भारत है, जो साउथ वाला रीजन है, इसका ये जो आप एरिया देख रहे हैं त्रिकोण होने के कारण जो बे ऑफ बंगाल है, फिर नीचे में हिंद महासागर वाला एरिया है, फिर इधर अरेबियन सी है। तो क्या करता है, इसके कारण ये तीनों समुद्र अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आसानी से। आप देख सकते हैं कि ये हमारा एरिया है जहां पर यह तूफान आया है, साइक्लोन, यहाँ पर ये वाला एरिया, इसके कारण यह सारा जितना भी इलाका है वह सभी से प्रभावित हुए हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
आपको बता दें कि यह जो तूफान होता है बेसिकली यह सर्पीले आकार का होता है, यानी इस तरीके से गोल गोल इस तरीके से सर्पीले आकार का होता है, या जो है क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इसके दो रूप होते हैं। बेसिकली यह घूमती हुई वायु का नाम है साइक्लोन, यानी बहुत तेजी से जो वायु घूमती है उसे ही हम वायु राशि या फिर साइक्लोन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसे चक्रवात कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति कहाँ से होती है, दो तरीके से होती है, एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा टेम्परेट साइक्लोन होता है। इसे हम आगे देखते हैं। जैसा कि आपके सामने एक मैप दिख रहा हो, जैसा कि आप सभी को पता है कि दो तरीके का साइक्लोन होता है, एक टेम्परेट साइक्लोन, दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो बेसिकली यह जो साइक्लोन आते हैं या महासागर में भी आते हैं, और नॉर्मल या जो महाद्वीप आप जो पृथ्वी वाला हिस्सा देख रहे हैं, यानी जमीन वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर भी हवा के माध्यम से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम देखें, ये जो एरिया आपके सामने एक दिख रहा होगा रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया हो जाता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया, यानी कर्क और मकर रेखा वाला एरिया हो जाता है। और इसके बीच से यह जो इक्वेटर लाइन जाती है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जाती है। ठीक है, यह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया है वह 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ वाले एरिया में होकर गुजरती है। ठीक है, तो हर जगह के नाम से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग ये सारे महाद्वीप हैं। हमारा भारत ये वाला एरिया में आप जैसे कि देख रहे हैं, तो अगर यह साइक्लोन यहाँ पे आता है तो इसे चक्रवात का नाम दिया जाता है, या फिर इस वाले जगह में आता है तब भी इसे चक्रवात का नाम दिया जाता है। अगर ये साइक्लोन इस वाले एरिया में आए तो इसे चाइनीज एरिया पड़ता है, तो इसे टाइफून वगैरह कहा जाता है। फिर इस तरीके से यह साइक्लोन यहाँ पर भी आ सकता है, ये वाला एरिया में भी आ सकता है, इस वाले एरिया में, तो इसे हम जो है ये यहाँ पर भी आ सकता है बेसिकली। तो यह अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। यहाँ पर जो आता है इसे ह्यूरिकेन कहते हैं, फिर इधर टाइफोन, इधर साइक्लोन वगैरह हम कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं अपने सामने, यहाँ पर जो भी तूफान आएंगे उसे ट्रॉपिक जो साइक्लोन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो नीचे वाला एरिया यानी हमारा इतना हिस्सा है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया या ट्रॉपिकल बोल सकते हैं, इस एरिया में आता है। तो हम इसे इस तरीके से बांट सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर इस एरिया में कोई भी साइक्लोन आता है तो इसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि जो मैं बहुत देर से बोल रही हूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो यह क्या है। जैसा कि आपके सामने एक पिक दिख रही है, यह जोन वाइज हमारी पूरी धरती को बांटा गया है, या हम लोगों ने ही बांटा है, ये नेचुरल नहीं है। कुछ लाइंस और बिंदु दी जाती है ताकि अच्छे तरीके से किसी भी एरिया का स्टडी किया जा सके। बेसिकली यह बोल सकते हैं समझने के लिए यह लाइन दी गई है। ठीक है, इस तरीके से खींचकर लाइन बताया जाता है। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क और मकर रेखा है। यानी यहाँ पर जो भी एरिया पड़ेगा, जो भी यहाँ पर अगर साइक्लोन आता है तो इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ लाइंस रहती हैं। अगर समर होता है तो क्या होता है कि हवा जो है इस साइड से ऐसे होकर ऊपर को बहती है। ठीक है, गर्म हवा बहती, लू हवा बहती है। और जब ठंड का मौसम होता है तो यह जो हवा होती है ऐसे इस तरीके से, यह हिमालय की तरफ से होकर ठंड लाते हैं पूरे भारत में। तो यह कुछ तरीका है मॉनसून आने और जाने का। अब आप यहाँ पर हवा देख सकते हैं कि कहाँ पर ज्यादा हाई प्रेशर रहता है, कहाँ पर गर्म प्रेशर रहता है, तो आपको बता देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सभी को पता है कि हमारी जो धरती है वह कुछ इस तरीके से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, जिसके कारण होता क्या है कि जो सूरज है, मान लीजिए यहाँ पर सूरज है, इसकी रोशनी क्या है इस तरीके से पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से इस वाले एरिया में पड़ती है।
तो जिसके कारण वो क्या होता है कि जिस एरिया में सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है वहां पर जो हवा क्या हो जाती है, लो हो जाती है, यानी धीरे धीरे बहती, निम्न उसका स्पीड हो जाता है। और साइड साइड एरिया क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हवा का जो रुख है किस तरीके से है, कहीं पर लो है, कहीं पर या हाई प्रेशर है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई प्रेशर है। फिर जो यह पोलर रीजन है, साउथ और नॉर्थ पोलर एरिया है, ध्रुव वाला एरिया जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर है। ठीक है, लो प्रेशर क्यों है वो भी हम बताते हैं। जैसे कि आपके सामने एक चित्र है, ठीक है, यह 66.5 डिग्री इस तरीके से हमारा पृथ्वी जो है झुका हुआ है। अब इसे हम आगे देखते हैं। जैसा कि आपके सामने हमने बोला कि यह हमारी पृथ्वी जो है 66.5 डिग्री तक झुकी हुई है। यह जो हमारी पृथ्वी है वह वेस्ट टू ईस्ट घूमती, यानी इस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है क्या, सूरज अपनी जगह पर रहकर चक्कर लगाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि एक कोरिलाइज या जो सिस्टम जो घूमती है इसे कोरिलाइज मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण हवा का रुख बदलता है, बोल सकते हैं हवा इस तरीके से बहती है। आपको बता दें कि हवा जो बहती है वह उच्च दाब से होकर निम्न दाब की तरफ बहती है, यानी हाई टू लो प्रेशर में बहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यह जो सनसेट, सन आपको दिख रहा है, ठीक है, पृथ्वी तो हमारे इस तरीके से झुकी हुई है, ठीक है, और सन जो होता है, सन इस तरीके से चारों तरफ से पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी भी अपनी ही दूरी पर इस तरीके से गोल 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 अपनी ही दूरी पर या घूमती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब सूरज बीच में आ जाता है, मान लीजिए सूरज एक समय यहाँ पर है, तो इससे क्या होगा कि इस तरीके से रोशनी पड़ती है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ आधा जो समय होता है यहाँ पर दिन होता है, और यहाँ पर रोशनी नहीं पड़ने के कारण रात, यानी दिन रात की प्रक्रिया जो होती है इसी कारण से होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो क्या होता है कि सूरज कभी ना कभी, यानी साल भर में एक बार पृथ्वी और सूरज दोनों एक दूसरे के एकदम बराबर में आ जाते हैं। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर सूरज है और यह सूरज की रोशनी जो है इस तरीके से बहुत ज्यादा पड़ने लगती है। तो होता क्या है कि जो ये बीच वाला एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया, यहाँ पर सूरज की रोशनी एक लगातार पड़ने लगती है, जिसके कारण ये एरिया बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, इसके कारण हवा का जो प्रेशर है वह बहुत ज्यादा बढ़ता है। आइए अब हम इसे देखते हैं। अब आपके सामने एक फोटो दिख रही है, वार्म एयर प्रेशर। जैसा कि हमने कहा कि सूरज जब इस तरीके से एक समान जगह हो जाता है, यानी हमारे सर के ऊपर हो जाता है, सर के पास, आपको याद होगा कि जब हम स्कूल वगैरह जाते हैं या कहीं भी बाहर निकलते हैं तो बहुत ज्यादा 12 बजे के लगभग बहुत ज्यादा सर पे धूप लगती है। तो उसी तरीके से साल भर में एक बार या जो सूरज है वह हमारे ठीक सर के सामने ऊपर में रहता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा गर्मी देखने को हमें मिलती है। तो क्या होता है कि जब यह रोशनी पूरे तरीके से महासागर वगैरह में पड़ती है तो यहाँ पर एक कंपन होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण होने लगता है, या जो पानी है या ऊपर की ओर उठने लगता है, सूरज इसे अपनी तरफ खींचने लगती है। ठीक है, वार्म होकर या ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसके कारण लो प्रेशर एक्टिवेट हो जाता है। और अब कूल एयर प्रेशर देखते हैं हम। ठीक है, कूल एयर प्रेशर कैसे हुआ, जब सूरज साइड में हो, जैसे कि तिरछा पड़ रहा है तो कहीं भी एक समान नहीं पड़ेगा, इसे हम कूल प्रेशर भी कह सकते हैं, कूल एयर प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब यह दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सूरज जब यह इस तरीके से महासागर में अपना प्रकाश डालता है तो कुछ जो एरिया होता है वह इस तरीके से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और धीरे धीरे इसका पानी इस तरीके से वाष्पीकरण होकर उड़ना चालू हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर मौजूद होता है, यानी वार्म प्रेशर बहुत ज्यादा मौजूद होने लगता है, जिसके कारण एयर ऊपर उठने लगती है। ठीक है,
तो आपको बता दें कि यह जो मेन एरिया जहां से यह उठती है, या इसे आई भी कह सकते हैं, और इसके साइड साइड एरिया को आई वॉल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बात कहें तो यह पूरा जो गेम है या क्या है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का है पूरे तरीके से। ठीक है, तो आप आई होप कि समझ में आपको आ रहा हो कि यह पूरा जो गेम है वह किसका है, सूरज की रोशनी का है। जब इतना एरिया बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो यह वाष्पीकरण होने लगता है, सूरज अपनी तरफ खींचता है। जब यह चीज ऊपर को जाने लगती है तब इस खाली जगह को भरने के लिए चारों साइड से एयर इंटर करने लगती है बहुत तेजी से। तो होता क्या है कि जब चारों तरफ से एयर इंटर करती है तो यह जो खाली जगह है इसे भरने की कोशिश करती है, जिसके कारण बहुत स्पीड के कारण यह जो चक्रवात है यह आता है, यानी यह जो हवा के माध्यम से यह पानी वाष्पीकरण ऊपर हो रहा है, जैसा कि यह जगह खाली हो रही, जिसे भरने के लिए बहुत तेजी से कूल एयर प्रेशर लगने लगता है, जिसके कारण यह पानी बहुत ज्यादा ऊपर तक उठता है और बहुत तेजी गति से यह अपनी जगह पर घूमने लगता है, चाहे यह क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो। आइए इसे हम और डिटेल्स में देखते हैं इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्लॉकवाइज हवा इस तरीके से पूरा घूमने लगती है, और जहां से यह हवा उठती है इसे हम क्या बोल सकते हैं, आई, और इसे किनारे किनारे के एरिया को आई वॉल कहते हैं। आप देख सकते हैं यह जो बीच वाला एरिया है इस पर ही जब यह ऊपर उठती है, यहाँ पर जगह खाली होने लगती है, तो आसपास की जो हवा होती है यहाँ पर भरने की कोशिश करती है, जिसके कारण ही यह साइक्लोन आता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इन चक्रवातों के नाम क्यों रखे जाते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि 1935 में एक संधि हुई थी अटलांटिक क्षेत्र में, ठीक है, जहां पर इस चक्रवातों का नाम देने की शुरुआत की गई थी। अटलांटिक वाला जो क्षेत्र है इसे हैरिकेन कहते हैं। चक्रवात नाम देने की यहाँ पर पहले परंपरागत थी 1953 में, उसके बाद मियामी स्थित राष्ट्रीय हैरिकेन सेंटर पहल शुरू हुई। इसका नाम देने का जो काम है वह रीजनल स्पेशल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा है, जिसके 6 अलग अलग हेडक्वार्टर्स हैं, सॉरी बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट है पूरे वर्ल्ड में, और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर जो कि 5 अलग अलग सेंटर्स है। हमारे भारत में मौसम विभाग है जो कि इन साइक्लोन्स की जानकारी देता है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कि लोगों को इस या जो आपदा है इससे बचाव और राहत देता है, बचाव कार्य करता है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि विश्व में चक्रवात के नाम क्यों रखे जाते हैं। ठीक है, तो विश्व में जैसा कि हमने देखा कि 1935 में एक संधि के दौरान इसे रखा जाता था नाम। हिंद महासागर में 8 देश हैं, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड है। 2004 से ही इसे चक्रवाती तूफानों का नाम दिया जाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अगर चक्रवात 34 नॉटिकल मील प्रति घंटे से है तो इसका नाम देना जरूरी है। उत्तर हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों का नामकरण भारतीय मौसम विभाग द्वारा किया जाता है। जी हाँ, और जो यह नाम है वो अल्फाबेटिकली तरीके से जो भी सदस्य देश है वह नाम देते हैं, जैसे कि सबसे पहले बी अक्षर आता है बांग्लादेश, उसके बाद इंडिया, उसके बाद एम, फिर एम या मालदीव, म्यांमार, इस तरीके से अल्फाबेटिकली तरीके से नाम देते हैं। यह सारे पहले से ही फिक्स होते हैं। 2004 में 4 चक्रवात आए, जैसे अग्री, हिब्रू, प्यार और बाज, इस तरीके से। 2005 में देखें आप फानूस, माला, मुग्धा 3। 2015 में 4 चक्रवात आए, 2016 में 3 और 2017 में ओखी नाम आया जो कि बांग्लादेश ने रखा। ठीक है, बांग्लादेश में इसका मतलब आंख होता है। उसके बाद भारत द्वारा जो नाम दिया गया था उसका नाम क्या था, सागर। पहले से ही इसमें 8 देशों ने यह नाम तय कर दिया था। अब 2020 में या फिर 2019 में जो भी चक्रवात आए हैं उसके हिसाब से यह नाम दिए गए हैं। जैसे कि पिछले बार हमने देखा था कि मई में 2019 में चक्रवात आया था, फोनी कहर आया था, आपको याद होगा। तो यह नाम ऑलरेडी पहले से फिक्स होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मई में ही यह चक्रवात आया था और इस बार फिर मई में ही यह चक्रवात आया था।
तो बेसिकली आप याद रखिए कि यह चक्रवात जब सूरज की रोशनी एक कहीं सेंटर पर पड़ती है, तो जब वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तब अगल बगल की जो वायु होती है, जो ठंडी हवा होती है, वह उस जगह को भरती है, जिसके कारण यह चक्रवात आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अल्फाबेटिकल तरीके से जो नाम दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं बी पहले आता है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, इस तरीके से अलग अलग नाम दिए जा चुके हैं। कुल 64 नाम अभी तक लिस्टेड किए जा चुके हैं, जो कि सब इस प्रकार से हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अम्फान नाम दिया गया है, जो अभी फिलहाल अभी हाल में आया है, अम्फान जो चक्रवात है। उसके बाद फेनी नाम है। ठीक है, इस बुलबुल भी नाम आप देख सकते हैं, पाकिस्तान ने दिया था इसे। तो इस तरीके से आप नाम देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये चक्रवातों को नाम देना क्यों जरूरी है। नाम इसलिए दिया जाना जरूरी ताकि जो मौसम विभाग है वह आम जनता को बता सके कि ये अम्फान की तरह ही इसकी स्पीड है, या फिर फैनी की तरह ही यह इसकी स्पीड है। तो इससे आप सजग हो सकें, इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जा सके ताकि लोगों को वहां से जल्द हटाया जा सके। और कुल मिलाकर मीडिया कर्मी और जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मौसम विभाग वाले व्यक्ति जो इन सब पर रिसर्च करते हैं, उनको रिसर्च करने के लिए आसानी हो सके। यानी अगर स्पेसिफिक नाम है तो आसानी से इन तूफानों को आप पहचान सकेंगे और याद रख सकेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि इन चक्रवातों को नाम रखने की कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे कि 8 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सरल शब्द होना चाहिए, और कोई भी एक ऐसा नाम होना चाहिए जिससे किसी भी समुदाय, व्यक्ति या संदर्भ में आए व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे। होता क्या था पहले कि इस पर महिलाओं के नाम पर रख दिया जाता, जैसे कैटरीना, आप सुने होंगे नाम, हुदहुद, कुछ समय पहले ही यह नाम था। तो कोई भी पॉलिटिकल या रीजन है या फिर धर्म है, यह सब नाम नहीं रखे जा सकते हैं। यह सख्त कानून बनाए गए हैं, चक्रवातों को नाम दिए गए। कुल मिलाकर सिंपल, अच्छा और 8 अक्षर का नाम ही होना चाहिए, इसलिए चक्रवातों को यह निश्चित नाम दिया जाता है। तो आई होप कि यह जो आपको साइक्लोन की सारी प्रक्रिया है वह अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसमें इतना ही, मिलेंगे हम आपके साथ किसी और वीडियो में इसी तरीके से कोई और मजेदार टॉपिक के साथ। आपको बता दें कि आप अमित सर को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, और अगर आप किसी भी कोर्स को लेना चाहते हैं, अमित फॉर जीएसपी कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। और आप हमारे चैनल यानी एडु योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को, अगर आप यह वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, एडु योगी जी अगर आप टाइप करते हैं तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। डेली मोशन पर भी जुड़ सकते हैं, और आप अमित सर से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर इस लिंक पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका थैंक यू।